नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है शालिग्राम एकेडमी क्लासेस में। दोस्तों, आपके क्लास सिक्स्थ की जो सोशल साइंस की क्लासेस चल रही हैं उसके अंदर हम आपकी हिस्ट्री की बुक अभी पढ़ रहे हैं, हमारे अतीत। दोस्तों, हमने 2 चैप्टर पहले पढ़ लिए और तीसरा चैप्टर हमारा लास्ट क्लास में स्टार्ट हो गया था, आरंभिक नगर। उसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 2 के अंदर बाकी का चैप्टर और इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो आप ध्यान से आगे का पोर्शन समझिएगा और प्लीज़ जहाँ पे मैं बोलूँ आपको कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। वहाँ पे अपने बुक में या तो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा या फिर साथ में अपनी नोटबुक के अंदर नोट्स बना लीजिएगा, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, हमने इससे पहले काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था फेयंस के बारे में, जिससे कि अलग अलग तरह की आकृतियाँ बनाई जाती थी। अब हम पढ़ेंगे कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल दोस्तों क्या होता है? कच्चे माल का सिंपल मीनिंग ये होता है, वो माल, वो चीज़ें जिनसे किसी नई आकृति को, जिनसे किसी नई चीज़ों को बनाया जाता है। कोई भी चीज़ कच्चा माल हो सकती है, जैसे कि कोई लोह अयस्क मिल गया, लोह अयस्क से लोह धातु बना के अगर आप मशीन बनाते हैं तो वो लोह अयस्क उसके लिए कच्चा माल हो गया। जैसे कि हम कपड़े बनाते हैं तो कपड़े किससे बनते हैं आपको पता है? कपास से बनते हैं, है ना। कपास से सूत काट के धागा बनाया जाता है, फिर उससे वस्त्र बनाए जाते हैं। तो कपास इसके लिए कच्चा माल हो गया। तो हर वो चीज़ जो प्राकृतिक रूप से मिलती है या किसान या पशुपालक जिनका उत्पादन करते हैं और फिर उनसे आगे की चीज़ें बनाई जाती हैं, वो कच्चा माल कहलाता है। जैसे कि डेयरी के उत्पाद बनते हैं, है ना। दही बन गया, मक्खन बन गया, क्रीम बन गई, ये सब किससे बनते हैं? दूध से बनते हैं। तो बड़ी मात्रा में दूध अगर किसानों से प्राप्त किया जाए, जो कि गायें देती हैं, गायें उनका उत्पादन करती हैं, तो वो उन डेयरी उत्पादों के लिए वो एक क्या हो गया? कच्चा माल हो गया। या कोई अनाज हो गया, ठीक है, उससे कुछ बड़ी मात्रा में खाने पीने की चीज़ें बनाई गई, तो वो अनाज उस चीज़ के लिए कच्चा माल हो गया। तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, ठीक है। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे कि लकड़ी हो गई, धातु के अयस्क हो गए। अगर मान लीजिए आपका एक बड़ा सा कारखाना है जहाँ पे आप फर्नीचर बनाते हैं, तो आपके लिए कच्चा माल क्या हो गया? लकड़ी हो गई, ठीक है। इनसे फिर कई चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिस जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन हड़प्पा में कई चीज़ें ऐसी थी जो लोगों को वहीं पे मिल जाती थी, पर कुछ चीज़ें उनको बाहर से आयात करनी पड़ती थी। आयात मतलब क्या होता है? खरीदना। और निर्यात का मतलब क्या होता है? बेचना। तो वो लोग बाहर से क्या क्या खरीदते थे? तांबा बाहर से खरीदते थे, लोहा बाहर से खरीदते थे, सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थ वे दूर दूर से आयात करते थे। अब हम ये जानेंगे कि ये सामान वो कहाँ कहाँ से मंगाते थे। चलिए, यहाँ फिर से आपको अंडरलाइन करना है अच्छे से, या साथ साथ में लिखिए। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। राजस्थान में खेतड़ी, खेतड़ी किधर है? आपका जो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है उसके पास में खेतड़ी है, और वहीं से लगभग ये लोग क्या करते थे? राजस्थान से। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि राजस्थान से वो तांबे का आयात करते थे। और वो तांबे का आयात कहाँ से करते थे? पश्चिमी एशिया में एक देश है ओमान, ओमान से भी वो तांबे का आयात करते थे। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी। कांसा कैसे बनता था? तांबे के साथ में टीन मिलाते थे तो कांसा बन जाता था। तो कांसे का, तो टीन का आयात वो कहाँ से करते थे? टीन का आयात वो लोग आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। मैं ये अंडरलाइन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम के अंदर। तो आपका लक्ष्य सिर्फ चीज़ों को समझना ही नहीं है या सिर्फ एग्ज़ाम पास करना ही नहीं है, आपको चीज़ों को समझना भी है। और जब आपके एग्ज़ाम आते हैं तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। तो आपको क्वेश्चन आंसर जहाँ से बनते हैं इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। सोने का आयात वो लोग कहाँ से करते थे? सोने का आयात वो करते थे आधुनिक कर्नाटक से, और बहुमूल्य पत्थर का आयात वो करते थे गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, इसके ऊपर सवाल बनने की पूरे चांसेस रहते हैं। अब ये इधर एक छोटा सा सवाल आपको पूछ रहा है। पहले ये आकृति देखिए, ये क्या दिख रहा है आपको? एक बैलगाड़ी सी बनी हुई है। ये देखिए, चक्के हैं, बीच में रखने की जगह है, आसपास डंडे हैं, आगे एक हत्था है। इस तरह की आपने गांवों के अंदर बैलगाड़ी देखी होगी, हमने देखी है ना इस तरह की बैलगाड़ी। तो ये हड़प्पा सभ्यता के अंदर इस तरह के खिलौने मिले हैं। अब कोई खिलौना अगर उन्होंने बनाया है तो खिलौना वास्तविक चीज़ों को देखकर ही बनाया जाता है। अगर आप घर में छोटे बच्चे को देखते हैं वो एरोप्लेन से खेल रहे हैं, तो वो एरोप्लेन कैसे बना? क्योंकि
असली दुनिया में बड़े एरोप्लेन्स हैं तो उन्हीं को नकल करके छोटे खिलौने बनाए गए हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर उस वक्त ये बैलगाड़ी नुमा आकृति का अगर खिलौना उस वक्त मिला है तो शायद उस वक्त यातायात के साधन में उन्नति हो गई होगी। लास्ट क्लास सेकंड नंबर चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि लोग या तो पशुओं की पीठ पे लाद कर या खुद ढोकर सामान को ले जाते थे, पर हड़प्पा सभ्यता तक आते आते इस तरह की आकृतियां मिलने लग गई थी। चलिए आगे बढ़िए। ये यहाँ तक हो गया आपका, कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब मुझे ये बताइए कि क्या आप बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? तो वो जानवरों का तो करते ही थे और वो शायद इस तरह की गाड़ियों का भी उपयोग करने लगे थे। और आगे वाले एक चित्र के अंदर आपको एक खिलौना हल मिलेगा। ये क्या है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए, ये क्या है? ऐसी की आकृति आपको पहले भी देखने को मिली है। मुहर, इस तरह की होती थी मुहर। ये एक पत्थर की पट्टी है, इसके ऊपर देखिए, आप बुक के अंदर देखिए अच्छे से, उसके ऊपर ये इस तरह की 2-3 आकृतियां बनी हुई हैं, ये इस तरह की आकृति बनी हुई है। अब ये पर्टिकुलर मोहर किसी नगर की, किसी शासक की, किसी व्यापारी की हो सकती है, जो कि उस वक्त सामान को इधर उधर भेजने के लिए, अपनी पहचान छोड़ने के लिए उसके ऊपर इसकी छाप लगाता होगा। तो इस तरह की होती थी मोहर। ये मिली है एक खिलौना गाड़ी, ये मन से नहीं बनाई है, इस तरह की खिलौना गाड़ी खुदाई में मिली है। ये खिलौना गाड़ी मिली है, इस तरह की एक मोहर मिली है। और उस वक्त जो लोग थे वो पौधों के अवशेषों से वहाँ पे पता चला है कि वो लोग क्या करते थे, गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। कौन कौन सी फसलें उगाते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन फसलों को उगाते थे? तो वो लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। और इसके लिए वो क्या करते होंगे? खेती करते होंगे। और उसके लिए वो किसका प्रयोग करते थे? हल का प्रयोग करते थे। खेती के लिए किसका प्रयोग करते थे? हल का। चूंकि हल लकड़ी के बनाए जाते होंगे तो समय के साथ वो सड़ गल गए होंगे या उस वक्त के अवशेष नहीं मिले होंगे। पर हमें इस चीज़ के बारे में कैसे पता चला कि उस वक्त के लोग हल का यूज़ करते होंगे? तो एक हल की आकृति मिली है, ये देखिए, बच्चों के खिलौने के लिए। ये देखिए, थोड़ा सा अलग है आज के हल से, पर ये उस वक्त का हल है। ये देखिए, यहाँ से एकदम तिकोना तिकोना सा है और नीचे से ये एकदम तिकोना तिकोना सा है नीचे से, और यहाँ से ये एक हत्था बना हुआ है। तो हो सकता है इसको इस तरह से बड़ी आकृति में बनाते होंगे, बैल और गायों के पीछे बांधते होंगे और फिर उससे जुताई करते होंगे खेती के लिए। तो इस तरह की हल्की आकृति मिली है, खिलौना आकृति, जिससे जो है पुरातत्वविदों ने ये अंदाजा लगाया है कि उस वक्त के लोग खेती करने के लिए हल का प्रयोग करने लगे थे। और हल का प्रयोग करके वो कौन कौन से अनाज उगाते थे? गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान और तिल उगाते थे। अब इनका उपयोग किस लिए होता था? जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग उस वक्त एक नई बात थी। मेहरगढ़ में नहीं था, पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में नहीं था, पर हड़प्पा सभ्यता के अंदर हल से खुदाई होती थी। तो वो उस वक्त का एक बड़ा आविष्कार था, एक बड़ी खोज हुई है ये कि उस वक्त हल का प्रयोग होता था। ठीक है, इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी। अब जो पर्यावरणविद हैं वो बता सकते हैं कि किस जगह का मौसम किस तरह का होता है, या किस एरिया में कितनी बारिश होती होगी, या अभी होती है या आगे होगी। तो जब उन्होंने पता लगाया तो उन्हें पता चला कि इस एरिया में भाई बारिश बहुत कम होती होगी। तो उस वक्त लोग सिंचाई के लिए क्या करते होंगे? तो जो बारिश का पानी आता होगा तो उसका वो संग्रहण कर लेते होंगे और सिंचाई की नीड के अनुसार वो उस पानी से खेतों की सिंचाई करते होंगे। हड़प्पा के लोग कौन कौन से जानवर पालते थे? तो वो गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। बस्तियों के आसपास क्या होते थे? चारागाह, जहाँ पर वो जानवर भोजन कर सके और तालाब में पानी पी सके। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा और पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता होगा। वैसे तो वो एक जगह बस गए थे, एक जगह पे ही रहते थे, उनका घर वहीं था, पर फिर भी जब सूखा पड़ जाता था, खाने को घास और पीने को पानी नहीं होता था जानवरों के लिए, तो वो लोग क्या करते थे? अपने जानवरों को दूर दूर ले जाते थे। गांवों के अंदर भी आप देखते हैं, कभी रोड से जाते हैं तो बहुत सारी भेड़, बकरी या गाय, भैंसें आपको रास्ते में दिखती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जगह पे जाती हैं, तालाब पे, वहाँ से पानी पीती हैं, थोड़ी घास खाती हैं और फिर वो वापस अपने गाँव की तरफ लौट जाते हैं। तो इसी तरह की चीज़ों को हड़प्पा कालीन जो लोग थे वो भी फॉलो करते होंगे। एक टॉपिक है पीछे, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। आज अगर हम भोजन करते हैं तो अनाज कहाँ से आता है? गांवों से आता है। किसान अनाज उगाते हैं,
किसान बहुत मात्रा में गायों का दूध निकाल के बेचते हैं, वही दूध हमको डेयरी के थ्रू या हमारे दूध वाले के थ्रू मिलता है, वही अनाज हमें किराना की दुकान से मिलता है। तो उस वक्त भी जो नगर में लोग रहते थे, जो लिपिक वर्ग था, जो शासक वर्ग था, उनके लिए अनाज कौन उगाता था? जो गाँवों के अंदर कृषक और पशुपालक लोग रहते थे वो लोग उगाते थे। बस। तो नगरों में रहने वालों के लिए भोजन कौन? गांवों में रहने वाले लोग उसकी व्यवस्था, उत्पादन उसका करते थे। आगे बढ़ जाते हैं। इसके साथ वो लोग क्या करते थे? बेर और फल इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। मछली खाते थे, हिरण और जैसे जानवरों का मांस भी खाते थे, फल भी खाते थे और बेर वगैरह भी खाते थे। अब गुजरात की एक हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, गुजरात के दो नगरों के बारे में हम इधर पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो मैं बोलूँ लिख लो या अंडरलाइन कर लो, उसको अच्छे से लिखिएगा। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ का इलाका, गुजरात के अंदर जो कच्छ का रण है, वहाँ पर खादीर बेयत के किनारे, ठीक है, एक नदी है, द्वीप है, उसके किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ पर साफ पानी मिलता था, साफ पानी मतलब मीठा पानी, एकदम स्वच्छ पानी मिलता था। और जमीन कैसी थी वहाँ पर? उपजाऊ थी। तो साफ पानी था और जमीन उपजाऊ थी, इसलिए वहाँ पर क्या हो गया? एक नगर बस गया। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, हमने पढ़ा, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग, नगर दुर्ग और निचला दुर्ग। तो सारे नगर कितने भागों में थे? दो भागों में थे। वहीं धोलावीरा नगर तीन भागों में बट गया था। अब आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा नगर है जो कि तीन भागों में विभाजित था, तीन भागों में बटा हुआ था? तो कौन सा था? धोलावीरा। कहाँ मिला है? गुजरात के कच्छ के अंदर। इसके इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। तीन हिस्से, तीनों की बाउंड्री जो है पत्थर की दीवारों से बनी हुई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। आप पुरानी मूवीज देखिए, राजा महाराजा वाली, आप देखते थे एक बड़ा सा गेट होता था और फिर एक चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें होती थी, फिर वो ऐसे खुलता था और अंदर से घोड़े, हाथी, ऊंट निकलते थे। तो उस तरह का सीन हुआ करता था। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। खुला मैदान था जहाँ पर ये लोग कुश्ती वगैरह करवाते होंगे या इनके जो भी गेम्स वगैरह थे वो लोग यहाँ पर खेलते होंगे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा गया पाया गया। एक पीछे मोहर की फोटो देखी थी, उसके ऊपर जो आकृति बनी हुई थी लिपि, वो हड़प्पा कालीन लिपि है। तो बाकी सब जगह से छोटी छोटी मोहरों के ऊपर लिपि मिली है, पर जो अपना ये धोलावीरा है ये एकदम खास नगर है। इधर से क्या हुआ था कि पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों के ऊपर वो हड़प्पा लिपि खुदी हुई मिली है। तो इस नगर में एक बड़ा मैदान था और यहाँ पे सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे और कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा हुआ पाया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था, ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों के अवशेष उसको लकड़ी के अंदर जड़ के रखा गया था, जैसे कि कोई साइन बोर्ड बनता है उस टाइप में। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी चीजों पर मिले हैं, पर बड़े अक्षरों में खुदा हुआ, बड़े अक्षरों में लिखा हुआ जो है लिपि का अवशेष कहाँ से मिला है? धोलावीरा से मिला है, पत्थर के ऊपर। अब ये तो हो गया धोलावीरा के बारे में, ये पूरा ही पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा के बारे में आपको पूछे तो आपको बताना है कच्छ के रण में है, खादीर बेयत के किनारे पर मिला है, बड़ा नगर था, तीन भागों में बटा हुआ था, चार दीवारी से घिरा हुआ था, खुला मैदान मिला है, चारों तरफ दीवारी थी, बड़ा गेट था। खत्म, इतने में हो गया। और क्या मिला है? बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों में खुदा हुआ अभिलेख मिला है, उसका अवशेष मिला है। अब दूसरा आता है गुजरात की जो खंबात की खाड़ी, एक तो मिल गया कच्छ के रण के अंदर, और दूसरा जो नगर है वो किधर मिला है? गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाला साबरमती की एक उपनदी। ये उपनदी कौन सी है दोस्तों? भोगवा नदी है, ठीक है। आप आगे की क्लासेस में या बड़ी क्लासेस में भी इसको जान पाएंगे, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। साबरमती की एक सहायक नदी है, उपनदी है भोगवा, उसके किनारे पर लोथल नगर मिला है। लोथल नगर, लोथल नगर से क्या क्या मिला है? कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल वहां पर आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अब ये फेमस क्यों हुआ? लोथल केंद्र फेमस क्यों हुआ? क्योंकि लोथल के अंदर कारखाने थे जहाँ पर क्या बनाए जाते थे? मनके बनाए जाते थे और कीमती पत्थरों से, शंखों से और धातुओं से अच्छी अच्छी चीजें बनाई जाती थी।
तो जब ये चीज़ें बनती थी तो ऑब्वियसली ये यहाँ से बाहर बिकती होंगी या बाहर से लोग आते होंगे इनको देखने के लिए, इनको खरीदने के लिए। इसलिए ये क्या था, एक महत्वपूर्ण नगर था। इस नगर में एक भंडार गृह भी मिला है और इस भंडार गृह से कई मुहरें, मुद्रांकन और मुहरबंदी मिली है। अब देखिए, जो मैंने मोहर के बारे में आपको पहले बताया था वो चीज़ यहाँ पर आ गई है। मोहरबंदी क्या होता है? गिल्ली मिट्टी पर दबाने से बनी उसकी छाप। किसी सामान को पैक किया, उसके ऊपर गीली मिट्टी लगाई और मोहर सा ठप्पा लगा दिया, तो उसी को कहते हैं मोहर। जो आप बोलते हैं ना, सील लगा दी, ठप्पा लगा दिया, तो पहले मोहरों का यूज़ वो ठप्पा लगाने के लिए किया जाता था। अब ये जो फोटो दिख रही है ना नीचे, कि भाई ये एक बड़ा सा तालाब दिख रहा है, पानी वाला एरिया दिख रहा है, और यहाँ पर ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, और ये यहाँ पर जस्ट इसके पास में ये ऐसे दीवारें बनी हुई है। तो ये क्या होते थे? बंदरगाह। बंदरगाह का यूज़ क्यों करते हैं? समुद्र के किनारे पे जब जहाज आते हैं तो उससे सामान उतारने और चढ़ाने के लिए, या वहाँ पर जहाज़ों का स्टॉपेज होता है, उसको हम बंदरगाह बोलते हैं। तो लोथल से एक बंदरगाह मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी और संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा जाता होगा। हड़प्पा कालीन बंदरगाह किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो गुजरात के लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, खंबात की खाड़ी में मिलने वाले। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। कौन से? गुजरात से दो मिले हैं, धोलावीरा और लोथल। दोनों की विशेषता और दोनों जगहों पे क्या खास चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अब हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता होगा। तो आपसे सिंपल पूछा जाएगा, मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? तो मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। मुद्रा, मुहर या मुद्रांकन, ये आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं जो समझा चुका हूँ वही है, इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ। मैं ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। सभ्यता के अंत का रहस्य। अब जो अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, सभ्यता का अंत। ये जो इतनी बड़ी सभ्यता थी जहाँ पे लोग इतना वैभवशाली जीवन जी रहे थे, ठीक है, इतने आभूषणों मनकों का प्रयोग कर रहे थे, इतनी नई नई खोजें कर ली थी, ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ कि एक टाइम के बाद में इस सभ्यता का अंत हो गया। पुरातत्वविदों ने जब खोज की, जब छानबीन की, तो उनको पता चला कि एक समय के बाद में वहाँ पर लोगों ने नगरों को छोड़ना स्टार्ट कर दिया था। कैसे पता चला? क्योंकि वहाँ पर ये जो लेखन है, मुहर है और बाटों का प्रयोग है वो बंद हो गया था। बाहर के जो दूसरे प्रांत थे, दूसरी जगह थे, दूसरे नगर थे, उनसे इनका व्यापार बंद हो गया था और जल निकास की इनकी प्रणाली नष्ट हो गई थी, कचरे के ढेर बनने लगे थे। इससे क्या पता चलता है कि वहाँ पर लोग रहते ही नहीं थे। जब लोग नहीं रहेंगे तभी तो अव्यवस्था होगी ना। तो लोग वहाँ पर रहते ही नहीं थे और जल निकास की प्रणाली नष्ट हो गई थी। सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बना के लोग रहते थे, मतलब उनमें इतनी ज़्यादा गरीबी आ गई थी। शायद वहाँ पे अकाल पड़ गया हो, शायद वहाँ पे बाढ़ आ गई हो, कोई भी रीजन हो सकता है उन नगरों के और उन सभ्यता के नष्ट होने का। तो कुछ विद्वानों ने यह भी बोला है कि वहाँ पर नदियाँ सूख गई थी और अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था और ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। हर विद्वान ने अपना अलग मत दिया। किसी ने बोला बाढ़ आ गई, किसी ने बोला कि सूखा पड़ गया, किसी ने बोला कि जंगल नष्ट हो गए, ठीक है, किसी ने बोला कि लोगों में गरीबी आ गई, किसी ने बोला कि जो है व्यापार, जो वाणिज्य है वो बंद हो गया। तो सब ने अपने अलग अलग मत दिए और धीरे धीरे करके हड़प्पा सभ्यता के सारे नगर नष्ट हो गए थे। तो किसी भी एक कंक्लूजन पे हम नहीं पहुंच सकते कि ये पर्टिकुलर कारण रहा होगा इस सभ्यता के अंत होने का, पर फिर भी जो मेन कारण है उनको ध्यान में रख सकते हैं। हो सकता है कि वहाँ पे अकाल पड़ गया हो, नदियाँ सूख गई हो, जिस वजह से जंगल नष्ट हो गए हो और इसका प्रभाव पशु पक्षियों और मनुष्य दोनों पे पड़ा। तो इस केस में क्या हुआ होगा, लोग वो स्थान छोड़ के किसी ऐसी जगह पे चले गए होंगे जहाँ पे उनको खाने पीने की व्यवस्था अच्छी तरह से मिल गई हो। एक रीजन ये भी है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। आज मान लीजिए कि हमारे जो है देश में जो मंत्री परिषद है, जो हमारी सरकार है, उसका नियंत्रण पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो लोग क्या करेंगे? अंधाधुंध सभी साधनों का प्रयोग करेंगे, पूरी अव्यवस्था फैला देंगे और इस तरह से हो सकता है कोई भी शहर, कोई भी देश थोड़े ही समय में नष्ट हो जाए। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है।
देखिए यहाँ पे कुछ अंडरलाइन करने लायक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब हड़प्पा कालीन बस्तियां उजड़ गई तो लोग कहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो कई लोग क्या है पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। मेहरगढ़ आपने पढ़ा था 7000 साल पहले, 8000 साल पहले, और 4700 साल पहले आपने हड़प्पा के नगर पढ़े थे। तो जब हड़प्पा सभ्यता के नगर समाप्त हो गए, उसके 1400 साल के बाद में नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम अगले अध्यायों के अंदर पढ़ेंगे, अभी उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। अब चलते हैं हम अन्यत्र। अब थोड़ा सा इसके अंदर हम पढ़ेंगे। देखिए अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो हमारे थोड़ा भारत की हिस्ट्री थी। अब इसके अंदर थोड़ा सा पार्ट आपका दे रखा है अन्यत्र, मतलब थोड़ा हम बाहर की तरफ चलते हैं, विदेशों के बारे में। यहाँ पे जिस देश की चर्चा की जाएगी वो है हमारा मिस्र, इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट जो राष्ट्र है, मिस्र जो देश है, जो कि नील नदी के सहारे बसा हुआ है, इसलिए वो फेमस है। दूसरा वो किस लिए फेमस है, अपने पिरामिडों के लिए। पिरामिड के अंदर वो लोग क्या रखते थे, मम्मीज रखते थे। मम्मी क्या होती है आप सबको पता है, आपने बहुत सारी ऐसी हॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी जिसके अंदर ऐसे एक वो राजा होता है या कोई भूत होता है, उसके ऊपर ऐसे पट्टियाँ लपेट के रखते हैं। तो वहाँ के लोग जब मर जाते थे तो वो क्या करते थे, उसके शरीर के अंदर से मांस और हड्डियाँ और पूरा उसको साफ करके और उसको फिर ऐसे विशेष उसके ऊपर लेप लगा के, ताकि वो सड़े नहीं, और उसको पट्टियों से बांध के ताबूत के अंदर रख देते थे और ऊपर इस तरह की पिरामिड नुमा आकृति बना देते थे। तो ये मिस्र की सभ्यता के बारे में हम थोड़ा सा बता रहे हैं। नील नदी के आसपास के इलाके को छोड़कर मिस्र अधिकांश भाग रेगिस्तान में है। द मम्मी मूवी आप लोगों ने देखी होगी, उसमें वो लोग ऐसे ऊंट के ऊपर बैठ के और रेगिस्तान में घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो मिस्र में जो नील नदी है वो थोड़ा पानी वाला एरिया है, बाकी पूरा का पूरा जो मिस्र है वो रेगिस्तान के अंदर बसा हुआ है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथीदांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। अब इन लोगों ने क्या किया कि अपनी सेनाओं को बाहर के राज्यों में भेजा कि भाई जाओ दूसरे राज्य पे हमला करो, उनको मारो काटो ख़त्म करो, और वहाँ से जो है सोना लेके आ जाओ, चांदी लेके आ जाओ, हाथी दांत ले आओ, लकड़ी ले आओ, हीरे जवाहरात ले आओ। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, जब उनके पास इस तरह से बहुत ज़्यादा दौलत हो गई, बहुत सारा पैसा हो गया, तो उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें हम पिरामिड कहते हैं। ये पिरामिड क्या है एक्चुअली, ये इनके राजाओं के मकबरे हैं जो दुनिया के 7 आश्चर्यों के अंदर आते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हमने लास्ट वीडियो में जो सेकंड चैप्टर था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि मेहरगढ़ के अंदर कोई आदमी मर जाता था तो उसकी कब्र में उसके साथ में खाने पीने का सामान और बकरी वगैरह उसके जो है साथ में डाल देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि मरने के बाद वो किसी और लोक में जाएंगे और वहाँ पे उनको खाने के लिए कुछ चाहिए। ये उनके बाप निकले, ये 4 कदम आगे निकले उनसे। मिस्र वाले क्या करते थे, जब इनके राजा वगैरह मरते थे तो ये क्या करते थे, उसके पालतू जानवरों को और खाने पीने के सामान को तो साथ में दफनाते ही थे, जो उनके खास नौकर होते थे, दास दासी नौकर चाकर जो होते थे, उनको भी ख़त्म करके और साथ में उसके साथ ही दफना देते थे राजा के साथ में। ठीक है, तो उनकी ये मान्यता थी कि हमारा राजा भाई यहाँ से मर के दूसरी दुनिया में जा रहा है तो उसको टेंशन नहीं होनी चाहिए। सुबह उठ के राजा जी को अगर जूस चाहिए तो चाय पीनी है तो उनका नौकर उनके साथ जाएगा जो उनको चाय बना के देगा। तो ये लोग क्या करते थे, कब्र के अंदर ना सिर्फ उनकी कीमत और उनकी फेवरेट चीज़ों को दफनाते थे, अपितु जो उनके नौकर चाकर होते थे उनको भी राजा जी के साथ ही ऊपर भेज दिया जाता था। देखिए कौन कौन सी वस्तु होती थी, खाद्यान्न, पेय वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल होते थे। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च की जाती थी। मरने के पहले भी खर्चा करते थे और मरने के बाद भी खर्चा करते थे। ठीक है, सबको एक साथ ही दफना देते थे राजा रानी जी के साथ में, ताकि उनके आगे जाके पूरी ऐश रहे। तो ये तो काफ़ी आगे निकल गए थे। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 5000 साल मिस्र में जो पहले शासन करते थे वो सोना चांदी हाथीदांत लकड़ी वगैरह हीरे जवाहरात वगैरह बाहर से सेनाओं के द्वारा मंगवाते थे, और फिर उस वैभव का यूज़ वो अपने जो है जीवन को बेहतर बनाने में भी करते थे, और जीवन के बाद में जो वो मर जाते थे तो उनके मकबरे जिन्हें हम पिरामिड कहते हैं उनको बनाने पे भी वो काफ़ी धन दौलत खर्च करते थे। वो कब्र में राजा के साथ में कीमती जवाहरात, खाने पीने का सामान, वाद्य यंत्र और साथ ही साथ उनके नौकर चाकर को भी दफना देते थे। चलिए ये यहाँ पर हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट।
सॉरी, कुछ उपयोगी शब्द हैं। नगर, आपको पता है नगर क्या है? वो बस्तियां जहाँ पर काफ़ी सारे लोग बस जाते थे, वहीं पे खाते पीते थे, अपना व्यापार वाणिज्य करते थे, और दुर्ग बना लेते थे। उन दुर्गों के चारों तरफ सुरक्षा दीवार बना लेते थे और बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे। ठीक है, वो नगर कहलाते थे। फिर नगर दुर्ग, हर दुर्ग दो भागों में बटा हुआ था। पश्चिमी भाग जो कि शासक वर्ग के लिए था, थोड़ा छोटा था और ऊंचाई पे बना हुआ था, वो क्या कहलाता था? नगर दुर्ग कहलाता था। शासक जो नगर दुर्ग पर शासन करता था वो शासक। लिपिक जो कि मुहरों पर और अन्य वस्तुओं पर लिपियों को या किन्हीं चीज़ों को लिखने का काम करता था। कोई भी आदेश हो गया, कोई भी चीज़ हो गई उस समय की, तो जो मुहरों पर या अन्य वस्तुओं पर लिखने का काम करता था वो लिपिक कहलाता था। मुहर क्या होती थी? एक विशेष प्रकार की पत्थर की आकृति जिसके ऊपर कोई लिपि को खुरेद कर या उभार कर लिखा जाता था, और व्यापार वाणिज्य के दौरान किसी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, उसको विशेष पहचान देने के लिए जिन वस्तुओं का यूज किया जाता था वो मुहर कहलाती थी। शिल्पकार, किसी वस्तु का विशेषज्ञ जो उस वस्तु को बहुत अच्छी तरह से बना पाए, उसको डिजाइन कर पाए, वो शिल्पकार कहलाता था। धातु क्या होती थी? ऐसी वस्तुएं जो कि कठोर होती थी और जिनसे अलग अलग तरह के औजार और हथियार बनाए जाते थे, वो धातु। विशेषज्ञ, किसी चीज का विशेष ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है? विशेषज्ञ। कच्चा माल, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए जो सामग्री की आवश्यकता होती है वो कच्चा माल कहलाता है। ये प्राकृतिक भी होता है या किसान और पशुपालकों द्वारा उत्पादित भी होता है। हल, खेती करने के लिए जो हम हल का यूज़ करते हैं वो हल हमने पढ़ लिया, और सिंचाई, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जिससे डायरेक्ट सवाल बन सकते हैं। पहला, मेहरगढ़ में कपास की खेती, चैप्टर के अंदर ही बताया है मैंने, 7,000 साल पहले। नगरों का प्रारंभ 4 से 5 बार डिस्कस कर चुके हैं, 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कितने साल पहले? जस्ट अभी पढ़ा है, 3900 साल पहले। और अन्य नगरों का विकास कब हुआ था? लगभग 2500 साल पहले। इसका अंत होने के 1400 साल बाद, मतलब लगभग 2500 साल पहले। अब देखिए, वैसे चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो क्वेश्चन आंसर आप कर लेंगे, पर फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैंने पीडीएफ बनाई है, मैं पढ़ता जाऊंगा और दिखाता जाऊंगा, आप साथ में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, फिर से इन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहला सवाल देखिए, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था? समझा चुका हूँ, रीजन भी बता चुका हूँ, पर इसमें आप देखिए, पुरातत्वविदों को मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी की एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। वहाँ कपास की खेती भी की जाती थी, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा बनाया जाता था। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं, मैं सही करवा देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या बनाया जाता था? कपड़ा बनाया जाता था। मोहनजोदड़ो से पत्थर की एक मूर्ति भी मिली है जिसमें कढ़ाईदार वस्त्र पहने उसे दिखाया गया है। पहला सवाल नोट कर लीजिए, स्क्रीन को रोक के भी नोट कर सकते हैं, वीडियो के मैं जब बोलता हूं तो साथ साथ लिख भी सकते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करो। सवाल है, इधर तांबा, सोना, टीन, बहुमूल्य पत्थर, और इधर जगह दे रखी है, आपको मिलान करना है कौन सी कहाँ पे मिलती थी। देखिए, मैंने उस वक्त अंडरलाइन कराया था, अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा है तो। तांबा कहाँ से मिलता था? राजस्थान से, ठीक है, और ओमान से भी मिलता था। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। वैसे तो इसके अंदर नहीं दे रखा है, पर आपको और कहाँ से मिला है तांबा? उस वक्त कहाँ से आयात करते थे? ओमान से आयात करते थे। सोना कहाँ से मिलता था? कर्नाटक से। टीन कहाँ से मिलता था? ईरान और अफगानिस्तान से। और बहुमूल्य पत्थर कहाँ से मिलते थे? गुजरात से मिलते थे। चलिए, अगला सवाल देखिए, हड़प्पा के लोग धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों, हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? अब उत्तर हर चीज के बारे में अलग अलग बता दिया गया है। धातुएं, धातुएं क्यों महत्वपूर्ण थी? हड़प्पा सभ्यता के लोग धातुओं से परिचित थे। वे तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाते थे, जबकि सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाते थे। ये लाइन चैप्टर में एज इट इज दे रखी है। लेखन, हड़प्पा में लेखन का भी बहुत महत्व था। लेखन का कार्य लिपिक करते थे, जो नगरों में रहते थे। ये मुहरों तथा अन्य चीज़ों पर लिखते थे।
नोट करते चलिएगा साथ में। फिर आता है पहिया। हड़प्पा के लोगों के लिए पहिया बहुत महत्वपूर्ण था। पहिए की सहायता से गाड़ियों का निर्माण हुआ, जिससे वहाँ व्यापार का विकास हुआ। दूर दराज के क्षेत्रों में व्यापार किया जाता था। एक खिलौना गाड़ी का फोटो भी मैंने आपको दिखाया है, उस तरह की गाड़ियाँ इनके पास उस वक्त हुआ करती थी। फिर अगला है हल। हड़प्पा के लोगों के लिए हल भी बहुत महत्वपूर्ण था। हड़प्पा में कृषि हेतु जमीन की जुताई के लिए लकड़ी के हलों का प्रयोग किया जाता था। कैसे हल? लकड़ी के हल। ठीक है, हल नहीं मिले हैं पर हल का जो है एक खिलौना मिला है लकड़ी का वैसा, तो उससे पता चलता है कि उस वक्त लकड़ी के हल हुआ करते होंगे, जिससे उनको कृषि के अंदर सहायता मिलती होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, इस अध्याय में पक्की मिट्टी टेराकोटा से बने सभी खिलौनों की सूची बनाओ। इनमें से कौन से खिलौने बच्चों को ज़्यादा पसंद आए होंगे। अब यहाँ पर कौन कौन से खिलौने मिले हैं, अगर आपने पढ़ा है और ध्यान से फोटोज़ देखी हैं जब मैं पढ़ा रहा था, तो यहाँ पे देखिए कई प्रकार के खिलौने मिले हैं। पशु आकृति के खिलौने की गाड़ी भी मिली है। तो खिलौना हल हमारे विचार में इनमें खिलौना पशु तथा खिलौना गाड़ी बच्चों को ज़्यादा पसंद आई होगी। थोड़ा सा इसको समझिए, लिखने में गलती मत कीजिएगा। ये 3 चीज़ें मिली हैं। कई प्रकार के खिलौने के पशु मिले हैं, खिलौना की गाड़ी मिली है, खिलौना गाड़ी, और खिलौने का हल मिला है। ये 3 चीज़ें मिली हैं। उसके बाद में हमारे विचार में इन खिलौनों में से, ये जो 3 खिलौने हैं, इनमें से जो पशु वाले खिलौने हैं और जो खिलौने की गाड़ी हैं वो बच्चों को ज़्यादा पसंद आएगी। ऑब्वियसली वो हल वाले खिलौने से बच्चा इतना अटैच नहीं होगा। आज भी हम देखते हैं तो बच्चे घोड़े, हाथी, ऊंट वाले खिलौने हो गए है ना, उनसे ज़्यादा खुश होते हैं। या फिर ऐसे कोई कार वगैरह हो गई, ट्रक वगैरह हो गई, उनसे खुश होते हैं। तो उस वक्त के बच्चे भी जो है पशु आकृति वाले खिलौने या बैलगाड़ी वाला जो खिलौना है उससे ज़्यादा आकर्षित हुए होंगे, ज़्यादा अटैच हुए होंगे। लिख लीजिए इसका आंसर। आगे देखिए, हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री। अब हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो एक एक वर्ड मैंने बोला है। देखिए, हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की आप सूची बनाओ और इनमें से आप आज क्या क्या खाते हो उसको टिक करो। आज का मतलब पर्टिकुलर आप नहीं, ठीक है, कोई भी। आज उन चीज़ों में से हम कौन कौन सी खाने में यूज़ लेते हैं, हम या हमारे दोस्त या दुनिया में दूसरे लोग, है ना। तो हड़प्पा के लोग क्या क्या खाते थे? गेहूँ खाते थे, ठीक है, जो, ये सो नहीं है, ये जो है, इसको थोड़ा सही कर लीजिए, ये शो नहीं है, ये यहाँ पे कर दीजिए आप जो। जो, तो गेहूं खाते थे, जौ खाते थे, दालें खाते थे, मटर खाते थे, धान, थान नहीं है, धान है। कोई बात नहीं दोस्तों, थोड़ा सा मिसप्रिंट चलता है पर मैं आपको सही करवा दूंगा, मैं इसीलिए खड़ा हूँ यहाँ पे। तो गेहूं खाते थे, दालें खाते थे, मटर खाते थे, धान खाते थे, तिल, सरसों, फल, और क्या खाते थे? मछलियाँ खाते थे और मांस खाते थे। आज कौन कौन सी चीज़ें खाई जाती हैं इनमें से? ये लिख लीजिए, ये वापस लिख लेता हूँ, जो और धान। गेहूँ आज भी लोग खाते हैं, हाँ खाते हैं, तो टिक कीजिए। जौ खाते हैं, दालें खाते हैं, हाँ खाते हैं, मटर खाते हैं, धान खाते हैं, ठीक है, तिल खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, तेल भी निकालते हैं ना, सरसों बिल्कुल, मछली बिल्कुल, और मांस बिल्कुल, और फल भी बिल्कुल। तो ये सारी की सारी चीज़ें हड़प्पा काल के अंदर मिली हैं जो लोग यूज़ करते थे खाने में, और वो की वो चीज़ें आज के ज़माने में हम भी खाते हैं। तो बेसिकली हम वही चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने उस वक्त स्टार्ट की थी। यहाँ तक नोट कर लिया होगा आप सबने अच्छे से, ठीक है। चलिए अब दोस्तों अगला सवाल, हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा है? पिछले अध्याय में चैप्टर नंबर 2 में अपने उत्तर में इसका कारण बताओ। तो बिल्कुल हड़प्पा के जो किसान थे और पशुपालक थे उनका जीवन भिन्न था। नॉर्मल समझिए तो उनके पास खेती के लिए हल नहीं थे, इनके पास हल थे, है ना। उनके पास कुएं वगैरह नहीं थे, इन्होंने कुएं वगैरह बना के पानी इकट्ठा करना सीख लिया था। तो कुछ चीज़ें हैं जो पहले उन किसानों के पास नहीं थी और अब हैं। अब इसका आंसर आपको किस तरह से लिखना है, फटाफट से लिखिए। हड़प्पा के किसान स्थायी निवास करते थे, जबकि पूर्ववर्ती किसान स्थायी तथा घुमक्कड़ी दोनों प्रकार का जीवन बिताते थे, वो घूमते भी रहते थे। हड़प्पा के किसान भूमि की जुताई हेतु हल का प्रयोग करते थे, जबकि पूर्ववर्ती किसानों के
पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है। हड़प्पा के किसान पानी का संचय करते थे तथा सिंचाई हेतु अनेक तरीके अपनाते थे। पूर्ववर्ती किसान ऐसे कोई तरीके नहीं अपनाते थे। हड़प्पा के किसान अनाज का भंडारण करते थे वो भंडार गृह के अंदर, और पूर्ववर्ती किसान मिट्टी के बर्तनों में, टोकरियों में और जमीन के नीचे गड्ढा खोदकर अनाज का भंडारण करते थे। हर वो बच्चा अच्छे से इसका आंसर कर सकता है जिसने चैप्टर 2 मुझसे पढ़ा है इससे पहले, क्योंकि ये सारी चीजें हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। जब आपने 2 चैप्टर पढ़ रखे हैं और आपको याद है ना, तो कंपैरिजन करना आपके लिए ईजी हो जाता है। अगला देखिए, हड़प्पा के पशुपालक पूर्ववर्ती पशुपालकों की तुलना में ज़्यादा पशुओं को पालते थे। क्यों पालते थे? उनके पास सुविधा ज़्यादा हो गई, उनका काम इजी हो गया, तो वो ज़्यादा चीज़ें उगाने लगे, ज़्यादा उनको खाने पीने को देने लगे, है ना। तो इस तरह से उनके पास क्या हो गई, पशुओं की संख्या ज़्यादा हो गई, क्योंकि जगह ज़्यादा थी खाने पीने की और उनको पालने पोषने की, उनकी जो क्षमता बढ़ गई तो उनकी संख्या भी बढ़ गई। तो अच्छे से लिख लीजिए, एक तो स्थायी निवास वाला पॉइंट है, एक हल वाला पॉइंट है, एक पानी के संचय वाला पॉइंट है, ये भंडार गृह वाला और जमीन और गड्ढे में और बर्तन और टोकरियों में रखने वाला पॉइंट है, और तीसरा पशुपालक वाला पॉइंट है। तो ये 5 पॉइंट है जो उन दोनों में अंतर स्पष्ट करता है, पहले वाले में प्रारंभिक मानव में और हड़प्पा सभ्यता वाले मानव में। अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें, तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर इसका आगे डिस्कस करेंगे, और उसी तरह से आपकी बाकी बुक्स भी पूरी की पूरी चैप्टर और सॉल्यूशन आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, खाइए पिए मस्त रहिए और पढ़ाई करिए। थैंक यू।